Hi everyone, myself Raju Vyas sir from Mumbai into accounts teaching since last more than 40 number of years. Today we shall study a topic not for profit concern, NPO as many teachers call it. Now, not for profit concern to begin with, सबसे पहले there are two types of organizations, दो प्रकार. एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जिनका मेन उद्देश्य is to make profit. All trading organizations' ultimate aim is to generate profit. So at the end of the year, they prepare trading profit and loss account and a balance sheet. So generally all businesses are started with a motive, with an aim to make profit. They are all we call trading organizations. लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिनका एम प्रॉफिट नहीं है. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस उसका मेन एम इज टू गिव सर्विस टू द सोसाइटी. पब्लिक के लिए कुछ काम करना. उनका उद्देश्य प्रॉफिट बनाना नहीं है. They are not formed to make profit. लेकिन फिर भी साल के एंड में उनको भी फाइनलाइजेशन करना होता है. तो ये लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर दे प्रिपेयर वन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एज यूजुअल दे प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. तो पहला पॉइंट ये रहा कि एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन ट्रेडिंग. हमारा जो टॉपिक है वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर बेस्ड है. स्टूडेंट विल आस्क सर कोई एग्जांपल दो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्ट्स क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, ट्रस्ट है ना, रिलीजियस कंसर्न्स एक्सेट्रा. ये सब लोग प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से काम नहीं करते. ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आगे बताया ये एक्चुअली आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे टॉपिक कॉल्ड एज कैश बुक. दैट कैश बुक विच यू स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड is your receipt and payment account and naturally it is a real account. दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सिमिलर टू आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा लोअर स्टैंडर्ड्स में. सो यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर देयर. यस, इट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज पर दिस टॉपिक. यहाँ हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा बोलते हैं लेकिन वो कॉपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही है. ये नॉमिनल अकाउंट में आता है बिकॉज इट कवर्स इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर. अब मूविंग फर्दर, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप देख रहे हो स्क्रीन पे जिसको मैंने बोला इट इज योर कैश बुक, ये रिसिप्ट साइड है जैसे कि यहाँ लिखा गया. ये पेमेंट साइड है एज यू कैन सी हियर. ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस. अगर ओपनिंग का मतलब साल के बिगिनिंग में, अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी.
कम दिखता है, बट यू शुड हैव अ नॉलेज. सो दिस इज कैश एंड बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ओपनिंग बैलेंस वी कॉल इट. ये साल के आखिर में, दिस इज व्हाट आई रोट इन ब्रैकेट क्लोजिंग. साल के आखिर में जो कैश और बैंक बैलेंस है, और इनके साल के आखिर में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, सो दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस. ये ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट. रिसिप्ट साइड के अंदर मैंने लिखा, देखो, टू ऑल रिसिप्ट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी पैसा आया वो सब ये रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जितना उन्होंने पेमेंट कर दिया दैट दे रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड. वो कौन से भी साल का होने दो, इफ इट इज कैश रिसीव्ड दे रिकॉर्ड इट ऑन द रिसिप्ट, इफ इट इज कैश पेड दे रिकॉर्ड इट ऑन द पेमेंट साइड. अब जब स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, while solving the problems, मोस्टली, मतलब जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्टली इन द प्रॉब्लम दे गिव टू यू अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आप ऊपर देख रहे हो, दिस वन. हाँ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे गिव टू यू. ओके, एंड अलोंग विथ दैट कोई भी फाइनल अकाउंट्स आप करते हो तो आप तो जानते हो कि आपको एडजस्टमेंट्स नीचे दिए जाते हैं. सो हियर ऑल्सो दे गिव यू वन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. जैसे फाइनल अकाउंट टॉपिक में दे गिव यू वन ट्रायल बैलेंस, हियर दे गिव यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. एंड दे विल गिव यू अ फ्यू एडजस्टमेंट्स, जनरली 5 या 6 यू एक्सपेक्ट, 5 या 6 एडजस्टमेंट्स कैन बी एक्सपेक्टेड. और स्टूडेंट को बोला जाएगा, यू विल बी टोल्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये आपको प्रिपेयर करना होगा. ज़्यादातर क्वेश्चंस इस मॉडल पे पूछे जाते हैं. दे गिव रिसिप्ट पेमेंट, दे गिव एडजस्टमेंट्स, एंड यू आर टोल्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट. ओके, अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, एज आई टोल्ड फ्यू मिनट्स अर्लियर, it is copy या similar to profit and loss account with all expenditures on the debit side, with all incomes on the credit side. यहाँ पे पूरा लिखा जाता है while solving the question, income and expenditure account for the year ended 31st March या whatever 31 December depends. डेबिट साइड में as per the rule, debiting all expenses, losses, crediting all incomes and gains. तो all revenue expenses or losses of current year only, हाँ, ये current year word is very important, यानी कि जिस साल का आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, you have to record the expenses or losses of that particular year only. उसी साल के फिगर्स यहाँ रिकॉर्ड होंगे. अगर कोई अमाउंट पिछले साल का है तो लेस हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा. अगर कोई अमाउंट नेक्स्ट ईयर का है वो भी लेस हो जाएगा और निकल जाएगा. सो दैट यू रिकॉर्ड ओनली द अमाउंट रिलेटेड टू द करंट ईयर. 2-5 एग्जाम्पल लिखे हैं, वैसे वही एग्जाम्पल्स है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं. सैलरीज, वेजेस, रेट्स एंड टैक्सेस है, रेंट है, ट्रैवलिंग है, कन्वेंस है, यू नो, मे बी ऑफिस एक्सपेंडिचर, वट एवर, सब एक्सपेंसेस. यहाँ अगर कोई लॉस भी है तो क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन्स, वंस अगेन द सेम थिंग फॉर द करंट ईयर. इसी साल का इनकम होना चाहिए. आगे पीछे के साल का होगा तो लेस करके निकाल देना पड़ेगा. सो द वर्ड करंट ईयर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड. अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन क्या मतलब निकलता है,
कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मेंबर्स है, तो वो मेंबर्स हर साल कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो संस्था या इंस्टीट्यूशन मेंबर्स के पास से 100, 200, 500 ऐसा ईयरली लेती है। दैट इज व्हाट दे कॉल इट एज सब्सक्रिप्शन। और नेचुरली ये सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर जो आपने देखा सब्सक्रिप्शन, दैट इज अ इनकम, दैट इज व्हाई इट इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड। फिर आया डोनेशंस। अब डोनेशन में कैसा है, जनरल डोनेशंस, मतलब कोई डोनर ने हमको पैसा दिया, वो जनरल डोनेशन है, वी कैन यूज दैट मनी एनीवेयर, तो वो हमारा इनकम है। सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड। बट अगर कोई डोनेशन, किसी डोनर ने स्पेसिफिक काम के लिए डोनेशन दिया, उसने बोला कि ये डोनेशन आप टूर्नामेंट के लिए है, या ये डोनेशन बच्चों के प्राइज के लिए है, या ये डोनेशन लाइब्रेरी या बिल्डिंग के लिए है, तो वो डोनेशन का अमाउंट वी कैनॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस। स्पेसिफिक उसने बताया कि इसी कारण से मैं डोनेशन दे रहा हूं, देन दिस यू हैव टू शो इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो कहां बताएंगे आप इसको, इनकम में नहीं, you will put it on the liability side, but it has to be told donation for so and so, donation for building fund, donation for scholarship fund, like that. Then entrance fees, entrance fees अगर कोई पर्सन वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास से एक प्रकार का लाइक एडमिशन फीस वी टेक फ्रॉम द पर्सन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस। गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल कॉलेजेस में गवर्नमेंट हेल्प करती है। ट्यूशन फीस अगर स्कूल कॉलेज है तो नेचुरली ट्यूशन फीस ही उस स्कूल कॉलेज की इनकम है। फिर एडमिशन फीस भी हो सकता है, टर्म फीस भी हो सकता है। In short, these are all various incomes of the organization. So, fundamental bookkeeping, debit all expenses, losses, credit all incomes and gains. Now, जब आपका क्वेश्चन फिनिश होता है तो नेचुरली हम जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस फाइंड करते हैं, जो हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देता है। आपको वही काम यहां भी करना है। आप इनकम का टोटल करो, एक्सपेंसेस का टोटल करो और डिफरेंस फाइंड करो। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, जिसको आप सामान्य भाषा में कॉमन लैंग्वेज यूज से प्रॉफिट, बट इन दिस टॉपिक यू विल कॉल इट एज सरप्लस। इफ योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, सीधी सी बात है, इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो फायदे में हो। So we write here excess of income over expenditure. In one word it is called surplus. Or reversely, ulta, if your expenditures are more and income is less, ये 1 लाख है और इधर 80,000 है, तो डिफरेंस आपका 20,000 आएगा। नुकसान, your expenditures are more. So student will write excess of expense over income. In one word it is called as deficit. So either it is surplus or deficit, naturally never both. दोनों तो हो ही नहीं सकते, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। सर इसका क्या करना, सरप्लस या डेफिसिट को? यस, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, ये देखिए, व्हेन यू विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, पूरा आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। तो अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और अगर डेफिसिट है, इफ देयर इज अ लॉस, यू कैन से इन द कॉमन लैंग्वेज लॉस, हियर वी से डेफिसिट, देन यू विल डिडक्ट इट लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। ओके, तो सरप्लस शैल बी एडेड, डेफिसिट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड, हमने यहां लिखा है।
बताता हूँ आपको, ये देखिए, सरप्लस विल बी एडेड, डेफिसिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। ओके, तो यहां का डिफरेंस आपने निकाला, मे बी सरप्लस मे बी डेफिसिट। ओके, आपको एक चीज और यहां पे बताना है, लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब मेंबर एक ही बार देता है पैसा और मामला खत्म। सो इट इज नॉन रिकरिंग इनकम, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बताना होगा। एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग दैट you will be given approximately 5 to 6 adjustments in the question. Most of the adjustments will match, मतलब will be similar to that of final account adjustments. जो आप फाइनल अकाउंट्स में करते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर एडजस्टमेंट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैंने यहाँ लिखा है इतना तो मिनिमम स्टूडेंट हैज़ टू प्रिपेयर, मिनिमम यू हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्या करेंगे, बोले एक्सपेंस में ऐड करो, ऐड टू सैलरी, लाइक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेचुरली डेबिट साइड, और बिकॉज इट इज अनपेड, हाँ देने का बाकी, सो इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंस, याद रहे दिस एडजस्टमेंट्स आर मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स आस्क्ड इन द एग्जाम। यू मस्ट प्रिपेयर दिस 4-5 विच एवर आई एम शोइंग टू यू। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन फाइनल अकाउंट टॉपिक। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, एनीथिंग। प्रीपेड आप एक्सपेंस में से लेस करोगे, पहला इफेक्ट। एज यू ऑल नो एवरी एडजस्टमेंट यू गिव 2 इफेक्ट्स। दूसरा इफेक्ट, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। ओके, मूविंग फर्दर, आउटस्टैंडिंग, माइंड यू, इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स रिसीवेबल, पैसा लेना बाकी है। पहले तो आप ऐड करिए, एज यू ऑलवेज डू इट। आउटस्टैंडिंग, स्टूडेंट इज इन हैबिट ऑफ राइटिंग ऐड आउटस्टैंडिंग, बट माइंड यू, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देन इट इज लायबिलिटी, क्योंकि वो देने का बाकी होता है। एंड इफ इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम देन इट विल बी ऑन द एसेट साइड, बिकॉज इट इज रिसीवेबल, पैसा लेने का बाकी होता है। मूविंग फर्दर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब निकलता है कि फ्यूचर का पैसा, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आपको पहले से मिला। सो बिकॉज इट इज अमाउंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर वी डिडक्ट इट, हाँ, तो इनकम में से उतना लेस करके निकाल देना पड़ता है। और रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लायबिलिटी। सो सेकंड इफेक्ट गोज इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। डेप्रिसिएशन, आप जानते हो कोई भी फाइनलाइजेशन का प्रॉब्लम लेके आइए, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज देयर। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसीलिए एसेट की वैल्यू में से लेस किया जाता है। एंड बिकॉज दैट इज अ लॉस टू यू, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ लॉस। द सेकंड इफेक्ट गोज इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेचुरली ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अ लॉस। एक और एडजस्टमेंट जो कि कॉमन है इस टॉपिक के अंदर, बिफोर आई स्टॉप लेट मी टेल यू, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल राजू व्यास सर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, और आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करके बताइए, तो सबको बेनिफिट रहेगा। इसमें किसी को कुछ पेमेंट तो करना नहीं है, करेक्ट। ये पार्ट 1 है, इसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो पार्ट 2 या 3 में आगे बताया जाएगा। ये 5 नंबर का एडजस्टमेंट बड़ा कॉमन है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इनकम। एग्जाम में वो लोग बोलते हैं कि 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज,
50 ऐसा जरूरी नहीं है, 40 भी हो सकता है। तो कैपिटलाइजेशन का एडजस्टमेंट इस टॉपिक में वेरी कॉमन, आई से वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। क्या इफेक्ट देगा? जो भी इनकम कैपिटलाइज करना है उसमें से आप लेस करिए। सपोज दे टोल्ड यू 50% कैपिटलाइज, तो 50% आप इनकम में से लेस करो और सीधा ट्रांसफर इट टू कैपिटल फंड, यानी कैपिटल फंड में ऐड कर दो। इनकम में से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड, ये इसका दो इफेक्ट हुआ। आपको समझाने के लिए मैंने यहां लिखा, ये देखो कैपिटल फंड। अगर उन्होंने डोनेशन कैपिटलाइज बोला तो डोनेशन में से लेस करके इधर देखो कैपिटल फंड में ऐड। इफ दे से एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, परसेंटेज चाहे जो भी है 20, 30, 40, 50 जो भी है, उतना वहां से लेस करके इधर कैपिटल फंड में आप ऐड करना। याद रहे आपका बाकी का जो बैलेंस शीट है, योर रिमेनिंग बैलेंस शीट इज अ नॉर्मल रेगुलर बैलेंस शीट जो आप किसी भी फाइनल अकाउंट्स में बनाते हो। सिर्फ आपको इधर लायबिलिटी साइड में यू हैव टू राइट कैपिटल फंड और नेट प्रॉफिट नेट लॉस वर्ड यूज न करके सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यहां यूज किया जाएगा। So I suppose this is more than sufficient in the first part of income and expenditure account. Thank you for watching the video. See you in the next part. That's all for today.